हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूडिशरी। मैं हूं वेदिका निगम और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के चैप्टर 4, 5, 6 और 7। टोटल 4 चैप्टर हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। छोटे छोटे सेक्शन है, सेक्शन 20 से सेक्शन 32 तक हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 4 डील करता है प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के मेडिकल केयर के लिए प्रोविजंस। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन हमें पढ़ना है, वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 डील करता है मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल सपोर्ट क्या होगा गवर्नमेंट की साइड से, वो हमें इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। देखिए सेक्शन 20 क्या बोल रहा है। सेक्शन 20, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट, स्टेट गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी कि द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल्स funded fully or partially by the government shall provide beds for all senior citizen as far as possible। ठीक है, सब सेक्शन 1 में बात हो रही है बेड्स की। ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि पूरी तरीके से या फिर पार्शियली फंड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कुछ बेड्स रिजर्व होंगे। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। पहला क्या है? बेड्स रिजर्व होंगे सीनियर सिटीजन के लिए, जिससे कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन एडमिशन के लिए आता है तो बेड्स में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी उनका अरेंजमेंट किया जा सके। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि सेपरेट क्यूज भी अरेंज फॉर सीनियर सिटीजन। सेकेंडली हमें बात करनी है क्यूज की। क्यूज मीन्स पंक्ति। ठीक है, अलग से एक पंक्ति होगी जब जिससे कि ना उनको कोई मेडिसिन लेने में या फिर अपॉइंटमेंट लेने में तकलीफ ना हो। एक अलग से रो होगी, अलग से पंक्ति होगी सीनियर सिटीजन के लिए। और थर्ड हो रहा है फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक, टर्मिनल एंड डीजेनरेटिव डिसीज इज एक्सपेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन। अब देखिए, जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं, यानी कि जो पुराने कुछ लंबे समय से कोई डिसीज चला रहा है किसी को, वो हो गए क्रॉनिक डिसीज। ठीक है, टर्मिनल एंड डीजेनरेटिव डिसीज, ठीक है, अपक्षय रोग जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है उसको सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंड किया जाए, विस्तारित किया जाए। और सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? रिसर्च एक्टिविटीज फॉर क्रॉनिक एल्डरली डिसीज एंड एजिंग इज एक्सपेंडेड। अब देखिए, जितना कि पुराने रोगों पर, जो बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जो रोग होते हैं, उन पर जितनी ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तो वो क्या होगा, टाइम टू टाइम डेवलप किया जा सकेगा उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन वगैरह। तो ये इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट कि रिसर्च एक्टिविटी को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। और लास्ट बोल रहा है देयर आर ईयर मार्क्ड फैसिलिटी, यानी कि कुछ निर्धारित फैसिलिटी होंगी फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट। अब जेरियाट्रिक पेशेंट क्या होता है? जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं जो वृद्धावस्था में जो रोग होते हैं। ठीक है, उनके लिए एक ईयरमार्क्ड फैसिलिटी होगी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्रत्येक जिला अस्पताल में, ड्यूली हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड की जाएगी? मेडिकल ऑफिसर के, विद एक्सपीरियंस इन जेरियाट्रिक केयर। ठीक है, जिनका जेरियाट्रिक केयर में एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो 5 चीजें हो गई। पहला तो बेड देखेगी, रिजर्व करेगी। सेकंड, अलग से क्यूज पंक्ति होंगी किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। तीसरा था यहाँ पर ट्रीटमेंट, किसके लिए? क्रॉनिक जो वो होते हैं, क्रॉनिक डिसीज के लिए। ठीक है, पुराने रोगों के लिए, क्रॉनिक डिसीज के लिए। चौथा क्या है? चौथा है रिसर्च एक्टिविटी इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्ट इज कि जो भी जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनको एक ईयरमार्क फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सेक्शन 20। तो स्टेट गवर्नमेंट की साइड से ये प्रोविजन है, ये मेडिकल सपोर्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। ठीक है, अब आ जाएंगे हम चैप्टर 5 पे। देखिए, अभी तो हमारी चैप्टर 4 में बात हो गई किससे रिलेटेड? मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, मेडिकल सपोर्ट से रिलेटेड। अब चैप्टर 5 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन दिया है चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 में हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 21, 22, 23।
सेक्शन 21 डील करता है मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एटसेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए पब्लिसिटी करना और अवेयरनेस फैलाना। मेन क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, इस एक्ट के अंतर्गत उनको क्या राइट्स हैं और वो क्या क्या उनको प्रोविजंस दिए गए हैं, और जो बच्चे हैं उनको भी पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं सीनियर सिटीजन और उनके पेरेंट्स के प्रति। ठीक है, तो अब पब्लिसिटी कैसे होगी इस एक्ट की? तो स्टेट गवर्नमेंट shall take all measures to ensure that स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक वो कदम उठाएगी और ये इंश्योर करेगी कि जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनकी पब्लिसिटी कराई जाए थ्रू पब्लिक मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, ठीक है, इन सभी माध्यमों से जो है घर घर में इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में जानकारी हो, ठीक है, पब्लिसिटी करवाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट and state government officer including the police officers and the members of the judicial service। देखिए यहाँ पर 4 लोगों की बात की जा रही है। कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स और मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, इन लोगों को are given periodic sensitization and awareness training on the issue relating to this act। इस एक्ट से रिलेटेड जो भी इशू हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। किन लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज को। ठीक है, एंड थर्ड क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद लॉ, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेलफेयर to address the issue relating to the welfare of the senior citizen and periodical review of the same is conducted। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, हेल्थ और वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एज अ टीम वर्क काम करें। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन, इनका तालमेल इतना अच्छा हो कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी मैटर होता है तो वो बहुत ही इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको याद रखना है कि सबसेक्शन जो थर्ड है वो एज अ टीम वर्क काम करने के लिए जो है डील करता है। अब देखिए सेक्शन 22 अथॉरिटीज who may be specified for implementing the provision of this act। इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी कौन होगा? देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर सच पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटीज ऑन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज मे बी नेसेसरी टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर प्रॉपरली कैरीड आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में स्पेसिफाई द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू him who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officers as may be prescribed। अब देखिए जो मेन हीरो है यहाँ पर इस सेक्शन का वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। याद रखना है आपको, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसी पावर्स और ड्यूटीज इम्पोज करेगी जिससे कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपरली कैरी आउट कर सके, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वो उससे असिस्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाएंगे इसका सबसेक्शन 2 देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब अ comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizen। अब क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान प्रोवाइड करेगी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी और लाइफ के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पर कि किस तरीके से किसे अथॉरिटी दी गई है, डीएम को अथॉरिटी दी गई है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो किस किस केसेस में जो है वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ऐसे कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जब ट्रांसफर जो है वो वॉइड हो जाएगा प्रॉपर्टी का। सब सेक्शन 1
where any senior citizen who, after the commencement of this act, has by way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and physical need to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence, and shall at the option of the transferor be declared void by the tribunal. अब देखिए सबसेक्शन 1, मान लीजिए ये है सीनियर सिटीजन. कौन है सीनियर सिटीजन? इन्होंने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी किसको? अपने बेटे को, सन को इन्होंने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी. ठीक है, बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज. ठीक है, जिसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, बिल्कुल फ्री ट्रांसफर हुआ है, ये फ्री ट्रांसफर हुआ है. तो क्या होगा, अगर उसके बदले, ट्रांसफर के बदले अगर इनके बेटे ने इनका ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा, ये जो ट्रांसफर है वो क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड. ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा. जैसे कि माना जाएगा कि ये जो ट्रांसफर था वो अंडर कोर्शियन, बाय फ्रॉड, धोखे से, दबाव में आके, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था. समझ में आई बात? ये है हमारा फर्स्ट सबसेक्शन. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे? Where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, if the transfer is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without notice of right. अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है. अब देखिए किसी सीनियर सिटीजन ने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया. ऐसी प्रॉपर्टी को जहां से उनका मेंटेनेंस आता था. मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका रेंट आता था सीनियर सिटीजन के पास, जिससे वो अपना गुजारा कर रहे थे, अपना मेडिकल जो नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, वो पूरी कर रहे थे. ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये चीज इन्होंने अगर ये चीज इन्होंने बाय गिफ्ट करी है, किसी को दी है, अपने बेटे को दी है, तब भी उनका राइट बनेगा मेंटेनेंस से. ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, कोई भी उनका राइट नहीं बनेगा अगर उन्होंने इसे पैसे के बदले में दी है उस प्रॉपर्टी को. ठीक है, तो ये कह रहा है सबसेक्शन 2. तो सबसेक्शन 2 में क्या है, दो चीजें हैं. अगर इन्होंने सीनियर सिटीजन ने अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी फ्री में प्रॉपर्टी, और जो उससे रेंट वगैरह आ रहा था, तो उस पर मेंटेनेंस का राइट होगा, किसका होगा? सीनियर सिटीजन का होगा. अब इन्हीं सीनियर सिटीजन ने अगर किसी थर्ड पार्टी को बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, पैसे के बदले प्रॉपर्टी दी, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत. ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? If any senior citizen is incapable of enforcing the right under subsection 1 and subsection 2, action may be taken on his behalf by any of the organization referred to in explanation of subsection 1 of section 5. अब देखिए, कोई अगर सीनियर सिटीजन इनकेपेबल है अपने राइट को इन्फोर्स कराने के में, ठीक है, सबसेक्शन 1 में जो बताया गया और सबसेक्शन 2 में, तो उनकी जगह पर कौन अपने राइट्स के लिए वो कर सकता है, केस कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है मेंटेनेंस की? कौन दे सकता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्शन 5 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है. क्लियर? अब आ जाएंगे हम चैप्टर 6 पे. चैप्टर 6 क्या बोल रहा है? ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल. अब जो ट्रायल होगा उसके लिए क्या प्रोसीजर है और ऑफेंस किस टाइप का है. अब देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 24, एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन का एक्सपोजर कर देना या फिर अबेंडमेंट कर देना, यानी कि उन्हें छोड़ देना. Whoever having the care or protection of senior citizen leaves such a senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 5,000 rupees or with both. अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए लायबल है, अगर वो उस सीनियर सिटीजन को छोड़ देता है पूरी तरीके से, ऐसी जगह पर उसे बिल्कुल टोटली अबेंडन कर देता है, उसको छोड़ देता है, अपनी जिम्मेदारी से भागता है,
ठीक है, किसी ऐसी जगह पर, और इस ऐसे इंटेंशन से कि वो पूरी तरीके से जो है जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या है, यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू, जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विथ बोथ। ठीक है, पहली पनिशमेंट आई है, अच्छे से याद रखिएगा। सेक्शन 25 डील्स विथ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब अपराध किस तरीके का होगा, अपराधों का संज्ञान। Notwithstanding anything contained in the CRPC, every offence under this act shall be cognizable and bailable। आपको याद रखना है कि CRPC में किसी भी बात के होते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी बात के होते हुए, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध है, प्रत्येक अपराध कैसा होगा, कॉग्निजेबल और बेलेबल होगा, यानी कि संज्ञेय व जमानतीय होगा। ठीक है, और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरीली बाय अ मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा, इसका समरी ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब आ जाएंगे हम लास्ट चैप्टर पे। चैप्टर 7 डील्स विथ मिसलेनियस। सेक्शन 26 से सेक्शन 32 तक हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सेक्शन 26 डील्स विथ ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। ऑफिसर्स कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। Every officers or staff appointed to exercise function under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of IPC। देखिए, प्रत्येक ऑफिसर या फिर स्टाफ जो कि इस एक्ट के फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए अपॉइंट किया गया है, वो कौन माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन सा सेक्शन दिया है पब्लिक सर्वेंट का। सेक्शन 27 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार। अब देखिए, जो सिविल कोर्ट्स हैं उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो टोटली बार है यहाँ पे अंडर सेक्शन 27। No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this act applies, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this act। देखिए, कोई भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस एक्ट के प्रोविजंस के किसी भी मैटर पे, और कोई भी इंजंक्शन यानी कि कोई भी ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब होता है बेसिकली कोई आदेश जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, कोई भी इंजंक्शन सिविल कोर्ट के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाएगा इस एक्ट से रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, अब सेक्शन 28 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, सेविंग क्लॉज है। देखिए, जो भी कार्य गुड फेथ में किया जाएगा तो वहां पर यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एक एक्सेप्शन मिल जाता है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। अब देखिए, कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट लाई नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लोकल अथॉरिटी के अगेंस्ट और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट। ठीक है, जिसने भी ऐसा कोई कार्य किया है जिसका इंटेंशन उसके पीछे गुड है। ठीक है, अगर किसी ने अच्छी भावना से कोई कार्य किया है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सेक्शन 29 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब जो डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है, उनको हटाने की शक्ति किसके पास है। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग effect to the provision of this act, the state government may by order published in the official gazette make such provision not inconsistent with the provision of this act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty। अब देखिए, अगर इस एक्ट के प्रोविजन को इफेक्ट देने में, प्रभाव देने में कोई डिफिकल्टी आती है तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट आदेश के द्वारा ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर सकती है और ऐसे प्रोविजंस जो इनकंसिस्टेंट हैं इस एक्ट के उनको हटा सकती है जैसा कि वो जरूरी समझे। ठीक है, प्रोविजो क्या बोल रहा है यहाँ पे, provided that no such order shall be made after the expiry of a period of 2 years from the date of the commencement of this act।
अब देखिए प्रोविजो बोल रहा है कोई भी ऐसा आदेश नहीं बनाया जाएगा इस एक्ट के कमेंसमेंट की तारीख से 2 साल के बाद। अब देखेंगे सेक्शन 30। सेक्शन 30 डील्स विद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, दिशा देने की सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एज टू द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए, उनका निष्पादन करने के लिए। सेक्शन 31 डील्स विद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिव्यू करने की शक्ति। The central government may make periodic review and monitor the progress of the implementation of the provision of this act by the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट पेरियोडिक रिव्यू बना सकेगी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस के इम्प्लीमेंट में क्या प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकेगी। चलिए अब देखेंगे इस एक्ट का लास्ट सेक्शन। सेक्शन 32 डील्स विथ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की शक्ति। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे? द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के पर्पसेस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकेगी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर। देखिए जो पहले दी गई शक्तियां हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से? ये देखें यहाँ पे दिए हैं हमें क्लॉजेस। क्लॉज ए क्या बोल रहा है? द मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में जो इंक्वायरी होल्ड करने का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको उससे रिलेटेड रूल्स बना सकेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज बी द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर अदर पर्पज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल को जो पावर दी गई है, जो प्रोसीजर है, वो किस तरीके से वो यूज कर सकेगी, इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय द ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, बाहर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन ये लास्ट सेक्शन है तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के द्वारा दिया गया ऑर्डर, ठीक है, मेंटेनेंस अलाउंस को लेके, मेंटेनेंस के अमाउंट को लेके कि वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए रूल्स बना सकेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज डी द स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस टू बी provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under subsection 2 of section 19। अब देखिए सेक्शन 19 के अंतर्गत सबसेक्शन 2 में जो होम्स हैं, ठीक है, उनके इनहेबिटेंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए, मेडिकल केयर के लिए, फूड एंड क्लोथिंग के लिए, ठीक है, फैसिलिटीज उनको क्या प्रोवाइड की जाएंगी, क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है, क्या सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, इन सभी चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए कौन रूल बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज ई यहाँ पे मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो पावर्स और ड्यूटीज अथॉरिटी को दी गई है, सेक्शन 22 में किसको अथॉरिटी दी गई है? सेक्शन 22 में डीएम को अथॉरिटी है, ठीक है, तो डीएम के पास जो पावर्स और ड्यूटीज हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, उसके रिगार्डिंग अगर कोई रूल बनाना है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो बना सकेगी। क्लॉज एफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान प्रोवाइड किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। क्लॉज जी एनी अदर मैटर विच इज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड,
देखिए क्लॉज जी जो है वो एक ओपन क्लॉज है, ठीक है। कोई भी छोटी से छोटी या कोई भी बड़ा से बड़ा इशू जिसके रिगार्डिंग रूल बनाना है तो वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वेयर इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज और वेयर सच लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 1 हाउस बिफोर दैट हाउस। देखिए प्रत्येक रूल जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है, उसको जैसे ही वो बन जाता है तो किसके समक्ष रखा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रत्येक हाउस के सामने रखा जाएगा। अगर 2 हाउसेज हैं तो दोनों हाउसेज के सामने, और अगर एक हाउस है तो एक हाउस के सामने रखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्ट के एमसीक्यूज करेंगे और आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट एक्ट एडीपीओ का आपको कौन सा पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।